आज के इस वीडियो में जनवरी 2025 अटेम्प्ट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है सीए इंटरमीडिएट का, उसके सजेस्टेड आंसर पर डिस्कशन करेंगे। मैं पूरा का पूरा सजेस्टेड आपके लिए प्रिपेयर करके लेके आया हूँ। तो इस पे हम पूरा डिस्कशन करते हैं क्योंकि आपका पेपर 6 जो ग्रुप 2 का था वो कल आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं है, तो मुझे सजेस्टेड आंसर पर डिस्कशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने बताया और जैसे मैंने पेपर देखा, पेपर जो है मैनेजेबल था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। जैसे कि कंपैरेटिवली नवंबर 2024 का अगर आप पेपर कंपेयर करोगे, तो वो पेपर इससे कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, जो स्टूडेंट को फेस भी हुआ था। तो हम कह सकते हैं इस बार जो है पेपर मैनेजेबल था, इसीलिए आप लोगों का जो है अच्छे से पेपर हो गया है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेसन आप लोगों का कि पेपर अच्छा रहा, मार्क्स भी आपका अच्छे आ जाए और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट में मार्क्स भी आपका अच्छा ही आ जाएगा। तो हम लोग सीधा अगर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े तो मैं पहले एमसीक्यू पर डिस्कशन करूंगा। और हाँ, एक दो और भी चीज़ है कि एक दो जगहों पे जो मुझे नज़र आया कि थोड़ा सा ट्रिकी था, हो सकता है आपका मिस्टेक हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन बात करूँ जो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन जो थे आपके जिसमें डब्ल्यूएसीसी निकालना था, यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो वर्डिंग है ये शायद आप लोगों को मिस्टेक करा सकता है। अब इसका क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल थे उसमें कहीं पे भी इक्विटी रिस्क प्रीमियम नहीं था। या तो सिंपली रिस्क प्रीमियम लिखा जाता था या मार्केट रिस्क प्रीमियम लिखा जाता था। इस क्वेश्चन में इक्विटी रिस्क प्रीमियम लिखा गया। और आपको पता है इस एक वर्ड की वजह से अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आपको पता है कि पहला पार्ट में भी मार्क्स नहीं मिलेगा और पहले पार्ट के लिंकेज जो है डब्ल्यूएसीसी में इसका भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बाकी दो तो है आराम से आप सॉल्व किए होंगे, तो दो पार्ट का जो है मार्क्स मिलेंगे। जैसे 4 पार्ट है इसमें, तो हर एक पार्ट का यहाँ पे मार्क्स है। 2 पार्ट्स तो आपका सही हो गया होगा तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और पहला पार्ट और लास्ट पार्ट अगर मिस्टेक हो गए तो कहीं ना कहीं आपके 4 मार्क्स जो है जाने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है कैसे है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं मैं एमसीक्यू पोर्शन पे। ठीक है, ये जो एमसीक्यू है इसमें आप अगर देखोगे तो सेक्शन ए का जो केस सिनेरियो, अच्छा ये जो आपका सजेस्टेड में जो सामने लेके आया हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का, क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू का जो क्वेश्चन होते हैं, जो मैं पेपर जे मेरे सामने पेपर है और जो आपके सामने हो सकता है क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसमें केस सिनेरियो कुछ और हो सकता है। जैसे यहाँ पे केस सिनेरियो 1 में हमारे पास ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें केस सिनेरियो वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके जो इंटरनल पार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, जैसे ये अगर क्वेश्चन मेरे में 4th नंबर एमसीक्यू है तो हो सकता है आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये 5th नंबर का आपका एमसीक्यू होगा। और इतना ही नहीं, ये जो ऑप्शन ए है हो सकता है आपके पास वो ऑप्शन डी होगा। तो इसीलिए जब भी अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अगर एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू के लिए यही पेपर से आप डिस्कशन करोगे। यानी कि आप ये पेपर सामने रख के अगर ये सजेस्टेड देखोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम लोग केस सिनेरियो 1 पे आ जाए तो ये देखिए, ये जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से है। जब भी कभी केस सिनेरियो पढ़े तो पहले एक बार उसका रिक्वायरमेंट पे देख लीजिए। एक अर्निंग पर शेयर निकालने की बात कर रहा है, फिर एक कह रहे कि मार्केट प्राइस पर शेयर बता दो, दूसरा कह रहे कि ब्रेक इवन पॉइंट बताना है प्लान 1 एंड 2 का, और एक कह रहा है कहीं ना कहीं इन डिफरेंस पॉइंट बताने हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपने पढ़ा था उस तरीके का इंडिकेशन आ रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता था, हमें कुछ फंड रेज करना होता था, अलग अलग सोर्स होते थे, किस सोर्स से फंड रेज करना है, उस सोर्स में क्या बीईपी होगा, क्या इंडिफरेंस होगा, पढ़ते थे। तो डिटेल में क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं तो आप एक बार पढ़िए। मैं बाकी जो जो चीज होगा वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा और सॉल्यूशन को डिस्कशन कर दूंगा। एक एग्री बिजनेस कंपनी है जो कि 2 सेगमेंट में डील करता है, एक है एनिमल फीड एंड एक है क्रॉप प्रोटेक्शन। बाकी कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो है इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रोथ एंड सक्सेस में वो बिलीव करता है, कोई काम का नहीं, सब इररेलेवेंट है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ये हमारे काम का है। यानी कि अभी इक्विटी जो है इसका 100 लाख का और डिवेंचर जो इसके पास 30 लाख, हम कह सकते हैं अभी टोटल 130 लाख के कैपिटल से इसने ना डील कर रहा है। इतने लाख के कैपिटल से अभी बिजनेस रन कर रहा है। अब कह रहे कुछ एक्सपैंड करना चाह रहा है इस हॉरिजन इन बिल्डिंग हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंस सीड्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सिंपल है, वो कुछ सीड्स जो है वो यील्ड करना चाह रहा है जिसमें डिजीज फ्री होंगे। बस सिंपल एक कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहा है। द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड अमाउंटिंग टू 100 लाख टू फाइनेंस इट्स बिजनेस एक्सपेंशन प्लान। बस ये हमारे काम का है।
इसमें इसको 100 लाख का फंड रेज करना है। अब आपको पहले से पता है कि आगे वो क्या बोलने वाला है, बोलने वाला है कि अच्छा इसके लिए हम यहाँ से फंड लाएंगे, यहाँ से फंड लाएंगे, 2-3 ऑप्शन दिया जाएगा और फिर वो दोनों ऑप्शन के लिए कुछ कुछ आपको रिक्वायरमेंट दिए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। कहते कि द एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी 76 लाख। हाँ जी, ये हमारे काम का है कि इन दोनों को मिला के यानी कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 230 से जो हमारा ईबीआईटी जो जनरेट होगा वो ईबीआईटी हमारा जनरेट होने वाला है 76 लाख का। अब कहते हैं द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 30%। द कंपनी हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर रेजिंग द एडिशनल फंड। वो जो दो ऑल्टरनेटिव हमने यहाँ पे बोला था, एक ऑल्टरनेटिव कहता है यहाँ से फंड लाएंगे, एक ऑल्टरनेटिव कहता है हम लोग यहाँ से फंड लाएंगे। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि दो ऑल्टरनेटिव है, तो पहला बोलता है इक्विटी आप 30% लाओगे। इसका क्लियर कट मतलब है कि इंडिकेशन जो है, अगर 100 पर लाख फंड रेज करना है, 30% अगर आपका इक्विटी से है, तो पहला प्लान में आपका 30 लाख का तो इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहे कि 13% डिवेंचर से लाएंगे 70, यानी कि आपका जो डेट डिवेंचर हो जाएगा वो आपका 70 लाख का हो जाएगा। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, इक्विटी से 30 और डेट से हमारा 70%। और ये प्रेफरेंस भी है, प्रेफरेंस जो है आपका प्लान 2 में है। प्लान 2 में इक्विटी से लाना है आपको 10, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं इक्विटी से आपको कितना लाना है जी 10, और फिर डेट से कितना लाना है आपको 50% यानी कि 5, और प्रेफरेंस से लाना है आपको 40% यानी कि 4। देखा जाए तो ये भी हो जाएगा आपका 100, 50 एंड 40, है ना, 50 एंड 40 90 एंड फिर 10, ये हो गया। तो ये आपको ऑप्शन दे दिए गए, एक ऑल्टरनेटिव ये है, एक ऑल्टरनेटिव ये है। और अब रिक्वायरमेंट है कि कहते हैं आपको आंसर देना है 1 to 5 का, ईपीएस निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए, इस दोनों ऑल्टरनेटिव में दो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ईबीआईटी से शुरू करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट कितना माइनस करना है, जितना एग्जिस्टिंग, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो डेट था उस पर भी कुछ डेट इंटरेस्ट जाएगा आपका। तो 30 लाख पे आपका 15%, 30 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये आपका 4.5 हो जाएगा। तो देखिए हम सजेस्टेड में आ गए। देखो जब भी कभी वर्किंग करना है तो ये देखो आपका 100 लाख का पहले से इक्विटी था और 15% डिवेंचर, ये हमारा 130 का तो कैपिटल पहले से था हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने देखो पहला प्लान में क्या लिया था हम लोगों ने, 30 का इक्विटी एंड 70 का डेट। तो ये देखो 30 एंड 70 का डेट, टोटल 230 हो गया। हमने ईबीआईटी से शुरू करना है। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना देंगे, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हो जाएगा 30 पे 15%, ये आ गया। और नए डिवेंचर कितना है 70 पे 13%, ये 9.1 आ गया। तो ईबीटी आ जाता है। वैसे इधर जाओगे तो इधर जो 10 का होगा, 10 का नहीं, 30 का 15% यहाँ पे आपका आ गया। और जो आपने डिवेंचर आया है 50 का, 50 पे 13%, ये आपका आ जाएगा 6.5। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 50 का 13%, 50 मल्टीप्लाई बाय 13%, बिल्कुल 6.5, और ये 5.5 तो 11 आपका चला गया। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 65 बच जाएंगे। 6, 6, 4, 10 एंड 11, तो 76 माइनस 11 आपका 65 बच जाता है। इधर का ईबीटी इतना बचेगा, उसके बाद टैक्स दे दोगे, ईएटी बचेगा। सेकंड प्लान में आपका प्रेफरेंस भी है, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी दे देंगे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बच जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर दो है, एक आपका पुराना वाले है, एक आपका न्यू वाले है। तो हम टोटल मिला दे अगर इसमें, अच्छा नई इक्विटी कितना इशू करोगे, तो इशू करने के लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो हम लोग एक जगह कहीं पे क्वेश्चन में एक एक करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। कहाँ पे गए, इशू बता रखा है उन्होंने, प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज। इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज। इसका मतलब 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, 15 रुपीज का प्रीमियम, देन 25 रुपीज का इश्यू करोगे। 30 लाख का आपको इक्विटी रेज करना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पे जो आ जाएगा 1.2 लाख का नई इक्विटी आ जाएगा। तो 1.2 लाख का नया इक्विटी, 10 लाख का आपका पुराना, टोटल आपका इक्विटी हो जाता है 11.20। ये आपका टोटल इक्विटी बन जाता है जी। ठीक है, तो अब अगर आपको ईपीएस निकालना है, क्योंकि पहला पॉइंट कहता है कि कैलकुलेट करके बताइए कि ईपीएस कितना होगा, अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी प्लान 1 एंड 2 दोनों का पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, जो हमने ईएई निकाला है इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है। तो 46.6 से डिवाइड बाय 11.2, 3.9 हो जाएगा। इसका ईपीएस 4.1 हो जाता है। तो 3.9 एंड 4.1 लाख, 3.9 एंड 4.1 लाख परफेक्ट है। आपके आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। फिर कहता है आप मुझे बता दो मार्केट प्राइस कितना होगा, और पी रेशियो दे दिया। आपको पता है पी रेशियो जो है पी मल्टीपल ईपीएस का कितना टाइम्स। तो कह रहे कि एक का 12 टाइम्स है, एक का 15 टाइम्स है, एक का 12 टाइम्स है, एक का आपका 15 टाइम्स है। जो ईपीएस आ रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 46.8 एंड 61.5, 46.8 कहाँ गए, सॉरी 46.8 61.5, यानी कि इसकी जो आंसर है आपका ए आ जाता है। जिसका भी आंसर है
यानी कि ये हमारे को जो भेजा हुआ है, किस स्टूडेंट ने भेजा है, हमारे स्टूडेंट वंश विंदल ने भेजा हुआ था मुझे ये। तो मैं कह सकता हूँ बेटे आपका तो ये भी सही था, ये भी सही है। बाकी देखते हैं कितने हैं। अब ये देखिए, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं बता दूं आपके सारे के सारे एमसीक्यू मुझे करेक्ट नजर आए हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, सारे आपका सही है। इधर देखिए, इधर आपको बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट बताइए प्लान 1 एंड 2 का। अब इसका दो कैलकुलेशन मैंने बताया था, या तो आप बैक कैलकुलेशन कर लो या जितना फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है वो इक्वल कर दो। तो आपको पता है प्लान 1 में हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ क्या था, डिवेंचर। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट जो होगा वही आपका ईबीआईटी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है प्लान 1 के अंदर जितना इंटरेस्ट था वही आपका ईबीआईटी होना चाहिए, आ गया बीईपी। अब कुछ लोग जो बैक कैलकुलेशन करेंगे ईपीएस जीरो करके, तो इसको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, सीधा हमने निकाल दिया 13.6 का जो है बीईपी आ गया हमारे प्लान 1 के। और प्लान 2 में क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट और जितना प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है, तो टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो अगर डिविडेंड प्री टैक्स होना चाहिए तो मैंने 70% वैल्यू ले लिया, तो ये आ गया 15.08571। तो 13.6, ये देखो 13.6 एंड 15.08571, 15.08571, तो ये P2 हो जाएगा। तो देखा जाए तो देखो बेटे आपका ये भी जो है वो सही है। चलो तीसरा भी हो गया। अब आ जाते हैं हम चौथे पे। कहते हैं व्हाट इज द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान एंड 2। और इंडिफरेंस क्या होता है, जहां पे दो ईपीएस जो होते हैं हमारे लिए इक्वल होता है। तो दोनों का ईपीएस निकालना है, तो ये रहा। आप ईपीएस का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, जिसमें आपको पता है इंडिफरेंस पॉइंट में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है, तो ईबीआईटी सेम आता है। तो दोनों का ईबीआईटी एक्स अज्यूम कर लीजिए, माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर का दोनों अलग अलग था। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू जो है 34.4 आ जाता है। तो 34.4 जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है। तो 34.4 बिल्कुल सही था बेटे आपके। ये जो है ये भी आपका सही हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे अगर चेक किया जाए तो ये देखिए, व्हाट वुड बी द अर्निंग पर शेयर इन प्लान 1 एंड 2 एट द इंडिफरेंस पॉइंट एज कैलकुलेटेड बाय यू अबव। हमने जो ये इंडिफरेंस पॉइंट निकाला है इस पे कितना ईपीएस होगा, क्योंकि आपको पता है ईपीएस तो इस पे बदलने वाला है। तो हमने क्या किया, एक्स हमने अभी भी लिखा तो था, एक्स माइनस दिसना मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय ईपीएस ही तो था ये। मैंने यहीं से सीधा एक ही बार में निकाल दिया 1.3। और आपको पता है इसका ईपीएस और इसका ईपीएस दोनों सेम आने वाला है, क्योंकि हमने जो ये ईबीआईटी निकाला था इक्वल करके, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे हमने अगर टिक करके दे दिया तो काम खत्म। तो देखो दोनों प्लान का जो 1.3 आएगा तो काम खत्म, ये फिफ्थ भी हो जाता है। यही था आपका केस सिनेरियो 1। अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स जो है आपका आ चुका है। अब आइए केस सिनेरियो 2 पे, देखिए क्या कहता है। पीपी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या क्या दे रहा है, करेंट रेशियो, सेल्स दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्विक रेशियो। और फिर उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन अबव चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन 6 to 7 के लिए आपको देना है 6 and 7 यानी कि 2 के लिए। ओके, वापस आ जाते हैं हम लोग। आपको बता रखा है कि जब भी कहीं पे कैसे भी चलो तो जो अमाउंट मिल रहा है वहां से शुरू करो। तो आपको पता है कि क्रेडिट सेल हमारा कितना बनता है, 150 का 80%। अगर ये चेक किया जाए तो 120 लाख हमारे लिए क्या बनता है, क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल से लिंक वाले कौन सी रेशियो है आप ढूंढो यहाँ पे। क्रेडिट सेल से लिंक वाले जो रेशियो है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्योंकि डेटर से लिंक है ये, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड से आगे बढ़ोगे तो कैसे होगा बताइए। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आपका टर्नओवर रेशियो उसको रेसिप्रोक कर दो, यानी कि हम लोग क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय डेटर लेते थे, तो यहाँ पे ले लेते हैं डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा मंथ में है तो 12 मंथ लेना है, जो कि आपका 2 मंथ के इक्वल हो जाएगा। होप आपको याद आ रहे होंगे। तो अगर यहाँ से हमारे पास क्रेडिट सेल अगर अवेलेबल है तो क्रेडिट सेल अगर मैं यहाँ पे 120 का पुट करूं तो मुझे बताइए डेटर कितने का आ जाएगा। तो जो डेटर आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय आपका 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये अमाउंट जो आ जाएंगे आपको 120 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनता है आपके लिए 20 लाख का जो है ना डेटर आ जाता है। अब जब डेटर आ गए आपके पास तो उस डेटर से अब आपको लिंक करना पड़ेगा किसको, देखते हैं अभी। अब हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस यूज होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इससे हम सीओजीएस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हटा दीजिए, सीओजीएस जो आ जाएगा ना आपका 150 का सेल है, जिसमें से जीपी है अगर आपका 20% तो 80% आपका सीओजीएस है। तो 150 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 80%, ये आपका सीओजीएस 120 आ जाता है। अब आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री, ये आपका कितने की इक्वल होगा, वो 6 की इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इन्वेंट्री भी आ जाएगा।
ठीक है जी। इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, ये इन्वेंट्री आ जाएगा आपके लिए 120 डिवाइडेड बाय 6, तो हम कह सकते हैं डिवाइडेड बाय 6, ये भी आपका 20 लाख का आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है एक बार चेक कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट के अंदर बोला है इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल कितना होगा, रिसीवेबल आ गया 12 लाख का, इन्वेंट्री भी होगा 12 लाख का। देखिए आपको यहाँ पे भी सॉल्यूशन मैंने वही दिया होगा, 20 लाख एंड 20 लाख, जो चीज अभी हमने वहां रफ में कैलकुलेशन किया है वही चीज यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमने दोनों चीज जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 20 एंड 20 लाख का। होप तो ये भी आपका हो जाता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में पूछा था उसने कि बताइए करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी कितना होगा। तो ठीक है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी भी निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे इससे लिंक कर लो। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 1.5, तो करंट असेट्स कितना होगा जी 1.5 करंट लायबिलिटी, है ना। अब ये जो है इसका वैल्यू पुट करना है क्विक रेशियो में, और क्योंकि क्विक रेशियो जो बनता है क्विक असेट्स जो कि करंट असेट्स माइनस स्टॉक होता है, ये क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये कितने के इक्वल करना है बताइए जी, आपका 1 के इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखो ये जो करंट असेट्स का वैल्यू है यहाँ पे पुट करिए, स्टॉक आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपका जो है करंट लायबिलिटी बन के आ जाएगा। ये देखो ये इतना बन गया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो करंट लायबिलिटी आ गए 40, फिर हमने करंट लायबिलिटी का वैल्यू जो है इसमें पुट कर दिए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए इसमें, तो हमारा देखो करंट असेट्स भी आ गए, ये आ गए 60, तो 40 एंड 60 जो है इसका आंसर होना चाहिए। देखिए ये रहा 40 एंड 60, तो देखो आपकी जो आंसर था ये भी सही है, आपके आंसर जो है ये भी सही है। ओके, तो इसके साथ जो है हमारा ये आपका हो गया। अब एक और रह गया आपका 8 मार्क्स, 8 नंबर में, ये 1 मार्क्स का अलग से दे रखा है। एमसीक्यू क्या कहता है देखो, करंट असेट्स है 100 लाख एंड करंट लायबिलिटी है 50 लाख, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आपका कितना हो गया 100 माइनस 50, 50 लाख का। अब कह रहे कि द मैनेजर ऑफ द कंपनी डिजायर टू मेक अ प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी एट 2% ऑफ वर्किंग कैपिटल, 20% ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब ये तो बता देते कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का या नेट वर्किंग कैपिटल का, कुछ बोला नहीं है, तो एक काम करो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऑफ वर्किंग कैपिटल बोला है तो नेट वर्किंग कैपिटल अगर होता तो जो 20% जो आप अगर यहाँ पे ऐड करते ना 0.20x, तब जाके आपका क्या बनता x, क्योंकि इसका आपका इतना वैल्यू बनना चाहिए था, तो उस केस में आपका ये 120% वैल्यू बनना चाहिए था। ठीक है जी, 20% ऑफ एक्स ने 120 नहीं, जो कि 50 प्लस इतना करके, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। एक काम करो इसमें पहले आप 20% ऐड करके चेक करो सीधा सीधा, यानी कि ये होगा 20% फॉर वर्किंग कैपिटल होना चाहिए था अगर ये वाले वैल्यू नहीं होगा तो। चलो कोई एक काम करता हूँ, मैं दोनों काम करता हूँ, पहले इसमें तो 20% ऐड कर दो, ये कितना वैल्यू आ गया 50 प्लस 20% देखा जाए तो ये आपका 60 तो बन रहा है, फिलहाल तो 60 बन रहा है, लेकिन मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि यह इस वर्डिंग में, क्योंकि जहां कहीं कंफ्यूजन हो आप उसको चेक कर लीजिए, कंफ्यूजन को दूर करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम लोग चले 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 तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा वर्किंग कैपिटल आया है 50 लाख का, तो अब इसमें कंटीजेंसी अगर मैं ऐड करूं तो कंटीजेंसी 20% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल अगर एक्स मानो तो ये 0.20x हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 50 प्लस 0.20x इज इक्वल टू एक्स, तो x हो जाएगा 0.8, तो x बन जाएगा आपके लिए 50 डिवाइडेड बाई 0.80, तो ये अमाउंट आता है आपका 0.80 62.5, यानी कि ये 62.50 नहीं है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं है, तब तो फिर बिल्कुल सही है, यही आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं है। ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो नहीं सकता, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल अगर लोगे तो 62.5 कहीं पे है नहीं, तो इसका इंटरप्रिटेशन जो होगा वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो 50 है, जिसमें 20% का कंटीजेंसी ऐड करो 6, ये भी आपका कन्फर्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको 15 का 15 जो है एमसीक्यू में मार्क्स तो मिल गया। बाकी जो केस सिनेरियो 3 है वो आपका सेक्शन 2 का, वो एसएम का पार्ट है, तो एसएम वाले पार्ट को हम लोग अभी फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम लोग एफएम वाले पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, जो कि आपका क्या कहते हैं पार्ट 2 होगा, बट उसमें हम एफएम को देखेंगे, तो एफएम जो है सेक्शन ए है आपका। ओके, अब इसमें देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है, ये देखो यहाँ पे कह रहे कि पार्ट 2 के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें सेक्शन ए आपका एफएम का है, सेक्शन बी आपका जो है वो एसएम का है। तो कह रहे इसमें से 4 क्वेश्चन है 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना कंपलसरी है, ये आपको कंपलसरी है। और ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं आपको जो ये दिख रहा है, देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। होप अब आपको पता चल रहा होगा, लास्ट में हम लोग लास्ट के 2 लेक्चर्स में आपको, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, और जब कैश बजट पढ़ रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये तो कॉस्टिंग में पढ़ने वाले चीजें आप छोड़ देते,
मैंने क्या बोला था कि बेटे मैं अपना काम किसी पे नहीं टालता, मैं ये नहीं अज्यूम कर सकता हूँ कि बजट आप कॉस्टिंग में पढ़ के आए हो, मैं नहीं छोड़ सकता। तो सर कुछ लोग बोले सर हम तो पढ़े हुए हैं। अब आप मुझे बताओ, आप पढ़े हुए हो और अगर अभी कैश बजट आ जाता तो कुछ लोग जो नहीं पढ़े होते कहते सर आपने तो कैश बजट छोड़ दिया। इसलिए टीचर को कुछ नहीं छोड़ना होता है, सारा पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए तो कैश बजट बनाना है तो देखिए इसमें क्या है, मुझे ये बस लाइन जो है थोड़ा सा नया लग रहा है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है नए है बट बहुत आराम से एडजस्टेबल है, कुछ भी उसमें वो चीज नहीं है। ठीक है, हाँ अब जो पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर ये कहाँ से सॉल्व कर पाएगा, उनको तो ये छूटना कन्फर्म है। अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर भी। देखिए एस्टिमेटेड मंथली सेल दे दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, याद करो। सबसे पहले तो इसको क्या कर लेना है, आपको वर्किंग की तरह प्रेजेंट कर देना है। देखो आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने बताया था कि आप सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए और वो कहाँ रिसीव हो रहा है, कहाँ पेमेंट हो रहा है, एक बार मार्क कर लीजिए, देन आप कैश बजट बना लेना। ओके, आगे बढ़िए। अब कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या है बताइए, सेल्स है। तो सेल्स में हमने 20% हटा दिया तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, सीओजीएस। तो ये रहा 20% हमने हटा दिया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये 80% हमारा सीओजीएस बन गया होगा। देखो 80% ऑफ 12 इतना बनेगा। ठीक, क्योंकि 20% ये है तो ये आपका 80% बनेगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। क्योंकि आपने जब बेचा है ये सामान तो उसके लिए गुड्स बनाने का भी कॉस्ट आएगा, वो सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम पेमेंट करते हैं अगले महीने में, तो हमने बस मार्क कर लिया कि ये पेमेंट यहाँ हुई है, ये पेमेंट यहाँ हुई है, ये पेमेंट यहाँ हुई है, ये पेमेंट यहाँ हुई है। आगे पढ़ते और क्या कह रहे क्वेश्चन में, कहते सेल्स आर इन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड इज अलाउड फॉर 2 मंथ। 2 महीने में क्रेडिट पीरियड अलाउ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो उधार बेचा होगा अप्रैल में, तो मई हो गया फर्स्ट मंथ, जून हो जाएगा सेकेंड मंथ। तो याद रखना यहाँ पे जो आपको रियलाइजेशन होगी ना वो 10 लाख का, यहाँ पे जो रियलाइजेशन होगा ना 12 लाख का, क्योंकि 2 महीने बीत गया, 2 महीने बाद ये पेमेंट आएगा आपके पास। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया, अब यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, और सितंबर में कितना आएगा, सितंबर में आएगा आपके पास 10। ये तो आपका रिसीट हो गया। ये जो बोला गया है कि सेल्स जो हमने उधार में बेचा था 2 महीने क्रेडिट पे, तो ये हमारे को कैश इनफ्लो होगा, ये कैश रिसीट होंगे, याद रखना आप लोग, कैश रिसीव होगा। अब कह रहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पेड इन द सेम मंथ। जिस मंथ में आपका खर्चा हुआ है उसी मंथ में आपका पेमेंट हो गया हो, तो जब हम बजट बनाएंगे वहां पे डाल देंगे, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड अमाउंटिंग टू 3 लाख विल बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। कैश बैलेंस जो है इतना है आपका, क्योंकि ओपनिंग कैश बैलेंस चाहिए। कैश बजट क्या है, कैश अकाउंट ही तो प्रिपेयर कर रहे हो। कैश बजट का मतलब है प्रिपेयर, नीचे लिखा कहीं पे था ना, प्रिपेयर कैश बजट। कैश बजट प्रिपेयर करने का मतलब है कैश अकाउंट बनाना, जिसमें ओपनिंग कैश आपके पास रहेगा, कुछ रिसीव करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, सिंपल। अब ये कह रही कि द कंपनी हैज टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। इफ देयर इज कैश बैलेंस डेफिसिट इन एनी मंथ, यानी कि 1 लाख से नीचे अगर जाता है तो कंपनी वुड टेक अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन। एंड इफ कैश बैलेंस एक्सीड 2 लाख, अगर मान लीजिए किसी मंथ में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख आ जाता है, तो द कंपनी वुड इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एक्सेस अमाउंट ऑफ 2 लाख, यानी कि 2 लाख से ऊपर कितना बचा 50,000, 50,000 को आप डिपॉजिट कर दोगे तो क्लोजिंग में कितना बन जाएगा आपके पास 2 लाख। इग्नोर करना है इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई जब ये एडजस्टमेंट कराया ही था तो थोड़ा सा ये भी ले लेते तो मजा आ जाता है ना। अब बताओ तो लोग सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, बच्चे का जान लेना है क्या। मेरे कहने से क्या होता है, मेरे कहने से क्वेश्चन थोड़ा ना बदल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंटरेस्ट वाले पोर्शन को आपको हटा दिया। हाँ तो ठीक है, हटा दिया और अच्छी बात है ना। तो आप मुझे बताइए आपको सीधा क्या करना है, बोरोविंग डिपॉजिट इंक्लूड करना है और क्लोजिंग बैलेंस मैच कराना है। क्लोजिंग बैलेंस में या तो 1 लाख आएगा या 2 लाख आएगा। अगर एक्सेस है तो 2 लाख रखेंगे, शॉर्टेज हो गया तो 1 लाख पे लाके रखेंगे, बस हो गया क्वेश्चन में खत्म। तो 2 रिसीट है, सॉरी 1 रिसीट है, 2 पेमेंट है। 1 रिसीट ये वाले और 2 पेमेंट, खत्म। तो ये रहो, देखो हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस हमने सबसे पहले रखा 1.4 का, मंथ वाइज चलना पड़ेगा। इतना कैश है। अब हमारे पास रिसीट आया है 1, हमने अभी तो देखा कि जून जुलाई अगस्त 3 महीने का आपको क्या बनाना है, कैश बजट बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश बजट जो बनाना है फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई, तो जुलाई अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ बनाना है। तो जुलाई अगस्त एंड सितंबर हम लोग बना रहे। ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 155, यहाँ से शुरू कर लिया। डेटर से हमारे पास 12 रिसीव हुआ। अभी आपने डिसाइड किया था कि हम रिसीव कितना करेंगे, बताओ 12 रिसीव करेंगे जुलाई में, तो हमने 12 रिसीव कर लिया।
अब क्या होगा बताइए, इसमें से दो पेमेंट है, एक तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पेमेंट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पेमेंट जुलाई में कितना था बताइए, जुलाई में पेमेंट था 12 का, ये देखो 12 का पेमेंट हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला गया था जुलाई में आपका पास कितना है 1.2 का, 1.2 पेमेंट कर दिए, हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना आ गया 0.30 का, लेकिन उसने क्या बोला था 1 लाख मेंटेन करना है। तो हमें क्या करना होगा बताओ, 70,000 का हमें बोरोविंग करना पड़ेगा, हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे 1 लाख। अब अगर इंटरेस्ट होता ना इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत क्या था कि हमने ये बोरोइंग कब किया है, स्टार्टिंग में किया है कि एंडिंग में किया है, कितना मैं इंटरेस्ट लूं, उस चीजों का दिक्कतें आ सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको इंटरेस्ट का पोर्शन नहीं दिया है, आसान किया है क्वेश्चन को तो आसान ही रहने दो। 1 लाख का क्लोजिंग आ गया, अब 1 लाख के क्लोजिंग यहाँ से शुरू होंगे, अब फिर रिसीट होगा कुछ, रिसीट कितना हो गया बच्चे बताइए, रिसीट हो गया आपका अगस्त में 15 का, तो यहाँ पे देखो 15 आ गए। फिर पेमेंट हुआ, देखो अगस्त में कितना पेमेंट किया आपने, ये जो पेमेंट हुई ये वाले, तो 8 का ये पेमेंट हो गए। और दूसरा उसने कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव पेमेंट किया था अगस्त में 1 लाख का, तो ये हमने 1 लाख यहाँ पे पेमेंट कर दिए, तो ये 15 देखो 16 हो गए, 16 में से 9 चला गया तो 7 बच गए। अब मुझे बताओ 7 लाख कैश क्लोजिंग में आ गया, बोला था 2 लाख से ज्यादा होगा तो हम डिपॉजिट कर देंगे, हमने कितना डिपॉजिट कर दिया बताइए 5 लाख डिपॉजिट हो गए, तो 2 लाख हमारे पास बच गए। अब 2 लाख से शुरुआत करेंगे, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता देना, ठीक है, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, वैसे तो मैंने कंफर्म कर लिया फिर भी। अब आइए 10 लाख हमारे पास क्या आया, डेटर से प्रोसीड्स आया, कैसे, ये रहा डेटर से प्रोसीड्स 10 लाख आ गए। और एक मार्च मुझे बताइए यहाँ पे जो आपने सितंबर में जो पेमेंट किया वो 10.4 का पेमेंट किया है, तो 10.4 पेमेंट हो गए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। डिविडेंड पेमेंट की भी बात किया था क्वेश्चन के अंदर कि आप जो है ना डिविडेंड के पेमेंट किए थे कौन सी मंथ में, सितंबर में, तो हमने सितंबर में डिविडेंड का भी पेमेंट कर दिया, तो टोटल जो पेमेंट हो गए देखो 12 में से हमारा 14.7 का पेमेंट हो गया, 12 माइनस 14.7 का अगर पेमेंट हो जाता है तो 2.7 नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 1 रखना है, तो ठीक है इतना और 1 मिला के हमारे को इतने का बोरोइंग करना पड़ेगा, तो ये बोरोइंग हो गया। तो बस यही कैश बजट था, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है, कैश बजट भी आपका बन गया। ओके, अब ये कैश बजट में कितने मार्क्स था, 5 मार्क्स का ये कैश बजट था। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ठीक है, 1 के बी में क्या कहते हैं, ये भी आपका 5 मार्क्स है, 2 1 1 1 कर रखा है, यानी कि 3 पार्ट होगा, 2 1 1, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, 4 पार्ट होना चाहिए ना, 2 और 1 1 1, 3 पार्ट में 1 है, पहला पार्ट में 2 है, यानी कि ईपीएस निकालने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बाकी इन तीनों के लिए 1 1 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, बैलेंस शीट दे दिया आपको। अब क्या करना है देखो, अब आपको पता है कि हमें लीवरेज में अगर जाना है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी का, तो उसके लिए सेल से शुरू करना होगा। क्वेश्चन में सेल है नहीं, बैलेंस शीट दे दिया, इसीलिए यहाँ पे कुछ आपको एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रहा है, तो एसेट्स टर्नओवर रेशियो अगर दे रहा है तो ये टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो कैसे बनता है, सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, तो आप मुझे बताओ टोटल एसेट्स तो हम लोगों को दिया कहाँ है, बैलेंस शीट से उठा लेंगे ना, यही हमारे लिए टोटल एसेट्स बन जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए, ये जो टोटल एसेट्स ये कितने के आसपास हो रहा है, 2.5 के इक्वल हो रहा है, और टोटल एसेट्स हमारे पास कितना है 80 लाख का, ऊपर देखो बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स होता है 80 हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सेल होगा, तो आपका जो सेल आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 80, ये आपका हो जाता है 8 8 सिलेक्शन, यानी कि 200 लाख जो है ना, ये आपका सेल बन जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो अगर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 70% हटाओगे तो 140 चला जाएगा, बच जाएगा कितना 60, और 60 में से 16 आपका फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट आपका एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होना चाहिए, तो अगर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट हटा दें 16 का, तो 60 माइनस 16 जो है ये आपका बन जाता है 44, तो बस ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे बताइए, ये डिवाइडेड बाय ये कर ले तो ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 44, इससे आपका ऑपरेटिंग लीवरेज भी इज इक्वल टू ये आ जाता है हमारा 1.363 है। तो बस हो गया, ये देखो यही चीज हमने यहाँ पे किया है, 60 44, तो 60 डिवाइडेड बाय 44 जो है 60 डिवाइडेड बाय 44 ये से आ जाएगा, ईपीएस निकालना था तो ईपीएस कैसे आएगा, ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये आपका 136.5 जो है ईपीएस आ जाएगा, 136.5 जो है आपका ईपीएस आ गया, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.36 आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालोगे, अगर प्रेफरेंस होता तो फिर आप ईएटी को कंपेयर करते, प्रेफरेंस है ही नहीं, तो प्रेफरेंस है ही नहीं तो क्या करना है, आपका जो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी जो है ये आपका प्रेफरेंस क्या कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज दे देगा, तो 44 डिवाइडेड बाय 39 ये आ जाता है हमारा
1 to 8 है तो 1 3 आप ले सकते हो, ये आपका फाइनेंशियल लीवरेज आ गया। और लास्ट में उसने कंबाइंड लीवरेज पूछा था तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या लोगे बच्चे, बताओ अब। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हाँ अब आप पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर तो बात अलग है ना। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लिया तो बात अलग है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा तसल्ली से किया करो। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एलपी लिमिटेड। रिक्वायरमेंट पे पहले आते हैं, पूछा क्या इसने, डिटरमिन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज पर वॉल्टर मॉडल। अब जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर वॉल्टर का तो फॉर्मूला ही भूल गए थे। एग्जाम से पहले फॉर्मूला कैसे भूल सकते हो आप, मुझे बताइए। इसका मतलब आपने सही से रिवीजन नहीं किया, कहते रिवीजन करने में छूट गया। एग्जामिनेशन टाइम में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सारा पहले रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो देन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाइए, तो एक ही दिन में आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं ना सारे। चलो कोई नहीं, आइए वापस। कह रहे वॉल्टर के हिसाब से प्राइस निकालना है, कैसे निकलते हैं प्राइस बताइए। प्राइस आता है आपका डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, आर डिवाइडेड बाई के ई डिवाइडेड बाई के। और प्राइस आपको निकालना है तो अब मुझे बताइए डीपीएस लेना है, डीपीएस नहीं मालूम, कैसे करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से 30% टैक्स हटा देंगे तो 40 माइनस 30% कितना आ गया बताइए, 28 का। तो ये जो 28 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रेफरेंस है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, 4 लाख का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बनेगा। तो 28 डिवाइडेड बाई 4 अगर चेक करें तो 7 रुपीज का जो है ना हमारे पास ईपीएस बनेगा। तो चलो एक डेटा तो हमारा ईपीएस आ गया। अब इसे बोला गया था डीपीएस, डिविडेंड बोलता है कि 50% पे आउट रेशियो है, तो हमारे लिए 3.5 का डीपीएस बनेगा, 7 रुपीज का ईपीएस माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाय आर। देखिए कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% है। तो आपको बताया था कि हमेशा परसेंटेज में ये को जो है डेसिमल में लिखा करो, डिवाइडेड बाई केई, और केई जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, ये आ जाएगा 0.15 और यहाँ पे आ गया 0.15। यही चीज जो है मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला पे पुट करके दिया है। अगर ये सारा पुट करोगे तो देखिए आपका जो प्राइस आना चाहिए, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक ना हो तो 51.33। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट में बोला था कि टू डिटरमिन द डिविडेंड पे आउट रेशियो बाय अप्लाइंग वॉल्टर डिविडेंड अज्यूमिंग डिविडेंड मॉडल अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी 48। ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया था, जिसमें आपको प्राइस निकालने के लिए बोला गया था। प्राइस पहले से दिया गया था, पे आउट रेशियो निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बुक से आप अगर चेक करोगे तो इसमें अगर आ जाए हम लोग तो प्राइस पे आपको अगले पार्ट में क्या करना है, जब अगला पार्ट में आप जाओगे तो ये सब आप भूल जाओ। ठीक है, अब ये सारा चीज भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, प्राइस की जगह आपको ये 48 रख देना है। ठीक है, और डीपीएस एक्स रुपीज अज्यूम कर लो जो कि कैलकुलेट करना है, और प्लस एक्स माइनस डीपीएस, सॉरी ईपीएस तो मालूम है ना, मैं ईपीएस तो सेम रहेगा 7 रुपीज माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाई रेशियो तो वही रहेगा 0.18 डिवाइड बाई 0.15, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0.15। तो बस ये देखिए ये सब कुछ सेम है आपका, 0.15 ये प्रोपोर्शन आ गया, सब कुछ सेम है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक्स कितना आ गया, 6 रुपीज का आ जाता है। हमें पूछा गया था कि डिटरमिन द पे आउट रेशियो, तो कितना पेमेंट किया जा रहा है। तो डिविडेंड आपने पेमेंट किया है 6 रुपीज 7 रुपीज पे, तो आपका पे आउट रेशियो कितना हो गया, 85.71% का जो है पे आउट रेशियो आता है, जो मुझे लग रहा है अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो 85.71% का ही मुझे पे आउट रेशियो दिख रहा है। तो चलो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। हाँ जी, यही क्वेश्चन नंबर 2 के में नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, बुक वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, टर्म लोन का बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर, सारा चीज दे दिया है जो मैं बात कर रहा था अभी। हाँ जी, अब इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि रिस्क फ्री रेट दे दिया है और इक्विटी का रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। ओके, और कंपनी में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए। तो ठीक है, जब हम कॉस्ट निकालेंगे उस टाइम रीड कर लेंगे, अभी रीड करने का कोई फायदा नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर अप्लाइंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सीएपीएम क्या कहता है, कहते हैं कि रिस्क फ्री प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो होता है मार्केट का रिस्क प्रीमियम होता है। अगर आपको होप अगर याद आ रहा हो तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम, ये अगर क्लास नोट्स पे मैं 2 मिनट में पहुंचू 1 मिनट के लिए तो एक बार याद दिलाऊं, सीएपीएम के अगर मैं क्लास नोट्स पे पहुंच जाऊं ये है हमारा डिफरेंट अप्रोच है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। ये मैं क्लास नोट जो क्लास में करा रखा है उनको थोड़ा सा एक बार रीड कराता हूँ, कि कुछ बच्चों ने यहाँ मिस्टेक किया है, उसके लिए मैं बताता हूँ। मिस्टेक क्या किया है, क्या करना चाहिए था, वो मैं आपको बताता हूँ। 5th नंबर, ये तो अभी 1st नंबर, ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ये तो 6th नंबर पे टाइम लगेगा शायद, 1 सेकेंड मैं निकालता हूँ अभी आपको।
सी ए पी एम सी ए पी एम सी ए पी एम सी ए पी एम सी ए पी एम, हाँ जी ये वाले होना चाहिए, ये रहा। यहाँ पे आ जाए हम लोग, तो ये देखिए सी ए पी एम मेजर्स द फेयर, हाँ जी देखो ध्यान से देखो, सी ए पी एम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं देता है, ये मेजर करता है फेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। रिस्क को बेस बना के इन्वेस्टर का फेयर रिटर्न बताता है, और बाद में हम अज्यूम कर लेते हैं कि वही रिटर्न जो है कंपनी देता है, तो कंपनी के लिए कॉस्ट वही बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये कुछ चीजें पूरा पढ़ाने की कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पे आ जाओ, जब हमने लिखा है कि फेयर रिटर्न जो है, यही फेयर रिटर्न को हम लोग अज्यूम करते हैं कॉस्ट की तरह, बाद में हमने कहीं पे लिख के आपको दे रखा होगा, हियर वी अज्यूम कंपनी हैज टू इनकर दैट कॉस्ट व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। तो के जो हो जाता है फेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टर, इसीलिए क्योंकि जो भी कोई एक्सपेक्ट करता है ना, वो रिस्क पे डिपेंड करता है ना। तो अब आप मुझे बताइए, क्योंकि बीटा रिस्क है और रिस्क को बेस बना के हम लोगों ने के निकाला, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ से कुछ दे दिया। ठीक है, जिसको निफ्टी से रिटर्न को कंपेयर करके, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे लेना देना यहाँ से आर एम माइनस आर एफ जो था, याद करो आर एम यानी कि निफ्टी का रिटर्न और ट्रेजरी बिल का रिटर्न जो था, मार्केट में जितना लोग रिस्क लेता था उसका प्रीमियम था। ओके, और जो सिक्योरिटी में जितना रिस्क लेते थे उसके प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम होता था, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होता है, मार्केट में जितना रिस्क लेते हैं और उसका जितना टाइम्स बीटा होते हैं। होप आपको याद आ रहे होंगे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ क्लियरली मैंने लिख के दिया था कि जो सिक्योरिटी का रिटर्न प्रीमियम होता है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिटर्न रिस्क फ्री, यानी कि रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री। ध्यान से देखो, अगर मैं रिस्क फ्री को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिटर्न रिस्क फ्री इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिक्योरिटी की जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम का मतलब ज्यादा, कितना, किससे ज्यादा, रिस्क फ्री से ज्यादा। आप मुझे बताओ, रिस्क फ्री से ज्यादा जो शेयर ने कमाया, शेयर का प्रीमियम, और रिस्क फ्री से ज्यादा जो निफ्टी ने कमाया, मार्केट का प्रीमियम, क्योंकि मार्केट का मतलब निफ्टी। तो मुझे बताइए, मार्केट प्रीमियम का मतलब होता है आर एम माइनस आर एस, और सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री। तो अब बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, उसने दिया है इक्विटी का रिस्क प्रीमियम। तो क्या ये मैं मानूं इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के इक्विटी वर्ड डाला है, क्योंकि अभी तक का ये पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री में जहां पे इंस्टीट्यूट ने इक्विटी डाला। और मैं बार बार क्लास में भी ये बोला कि अगर ये इक्विटी डाल के दे दे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस कर लो। तो अब एक और भी बात आता है कि सर इसका मतलब अगर ये इक्विटी का रिस्क प्रीमियम है, तो यानी कि ये बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ है, ये आर एम माइनस आर एफ नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो आर एम माइनस आर एफ अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे? 80% चांस है कि शायद नहीं मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट ने क्या इंटरप्रेट किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, बोलोगे अभी तो मैंने, देखो ना आप यहाँ पे, ये देखो अब अभी क्या बताया, सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम जो है आर एस माइनस आर एफ है। तो अगर आर एस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री करोगे, है ना, तो बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ होगा। तो क्या मैं ये बोलूं बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ जो है यही सिक्योरिटी रिटर्न प्रीमियम बनता है? अब बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब तो जो ये दिया हुआ वैल्यू है बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ है, ये तो फिर बोलोगे हाँ ये तो लग रहा है। तो फिर बीटा को क्या करूं, तो फिर बीटा आपका यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। लेकिन एक और भी बात है, इफ पॉसिबल यूज ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। अब बीटा तो यूज हो नहीं पाएगा। अब वहां पे मैंने एक चीज और बताया था कि मैक्सिमम टाइम पे ना ये गायब रहता है, सिर्फ रिस्क प्रीमियम लिखा होता है। अब ये कंफ्यूजन है कि मार्केट का रिस्क प्रीमियम है या सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम है। तो हमने बताया था कि आप ऐसा अजम्पशन लो जिससे सारे इन्फॉर्मेशन यूज हो जाता है। अगर मैं इसको मार्केट का प्रीमियम अज्यूम करूं आर एम माइनस आर एफ, तो बीटा यूज हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इस रिस्क प्रीमियम को मार्केट का प्रीमियम अज्यूम करो। लेकिन यहाँ तो इक्विटी का क्लियरली लिख के दिया है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सजेस्टेड जब आएंगे तो सजेस्टेड इसको बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ अज्यूम करेगा, और ये वैल्यू जो है ना वो इग्नोर होगा। इसकी पॉसिबिलिटी है 80% की, इसकी पॉसिबिलिटी है 80%। और मैं आपको लिख के दे दूं, अगर सजेस्टेड में ये लिख के आया दिस वन, और अगर आपने
RM माइनस RF अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको इस पार्ट का मार्क्स जाएगा। और मार्क्स कितना जाएगा मैं बता दूं, एक तो आपका इस पार्ट का मार्क्स जाएगा और एक WACC का मार्क्स जाएगा, क्योंकि इसमें भी इसका लिंकेज है KE यूज होगा। तो अब इस केस में अब क्या दिक्कत है, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर अगर इंस्टीट्यूट ने 20% ये भी चांस है कि इंस्टीट्यूट इस वर्ड को ध्यान नहीं देगा, शायद उनसे मिस हो गया है और अभी भी RM माइनस RF यूज करेगा, जो कि चांसेस 20% है। तो बोलोगे सर हम तो अब रिस्क में आ गए। तो याद करो क्लास में क्या बोला बार बार, जहां कहीं कंफ्यूजन आता है अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दो। अगर आपको लग रहा था 2 सॉल्यूशन दे के आ जाते, घर से क्या आ जाता है 30 सेकंड में काम बन जाता है, तो 30 सेकंड में काम बनता है तो दिमाग क्यों लगाना है। देखो मैंने जो बोला आपको, देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम ये होता है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम ये होता है, यानी कि ये इक्वल हो जाता है। एज दिस इज द फर्स्ट टाइम, आज तक ऐसा था नहीं, वेयर ICAI प्रोवाइडेड इक्विटी रिस्क प्रीमियम इन द क्वेश्चन, इट इज बेटर टू प्रोवाइड 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। क्योंकि दो चीज हो सकता है, या तो इंस्टीट्यूट से मिस्टेक हो गया, गलती से लिख दिया, या जानबूझ के लिखा। अगर जानबूझ के लिखा तो इंस्टीट्यूट यही अज्यूम करके देगा, और अगर गलती से लिखा गया क्योंकि आज तक नहीं था तो गलती भी हो सकते हैं उनसे, तो फिर वो ये अज्यूम करके देंगे, नहीं ये नहीं, ये वाले RM माइनस RF। तो मैंने बोला है इट विल टेक हार्डली 1 मिनट एक्स्ट्रा इन बोथ पॉइंट एंड 1 एंड पॉइंट 4, क्योंकि दो जगहों पे इसका इंपैक्ट आना है। दोनों जगहों पे अगर 2 सॉल्यूशन दोगे ना 1 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। अरे सेफ है, कर लो। तो मैंने आपको बोला ऑल्टरनेटिव 1, पहले तो मैंने इक्विटी रिस्क प्रीमियम अज्यूम किया तो 13.5 का आपको आंसर दिया। ऑल्टरनेटिव 2 आप 18% दे दो, ठीक है। मान लीजिए इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में आ गए तो आपने भी तो यही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में ये आया ना और आपने ये दिया है तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हम कहते हैं सजेस्टेड तुम कुछ भी करो, मेरा मार्क्स मिलने वाला है, तुम जिसमें से देख लो तुम्हारे को जो दिक्कत होता है तुम अपना मुझे आंसर दे दो, ठीक है। 2 इंटरप्रिटेशन हमने करके दिया है। हमने ये अज्यूम किया था 9% मार्केट प्रीमियम नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलोगे लिखा हुआ तो है, भरोसा नहीं हो रहा ना कि ये कैसे करके दिया हो, क्योंकि आज तक तो था ही नहीं, तो इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं भरोसा हो रहा है इसीलिए अज्यूम कर रहा हूं। अगर ये इस बार अगर इंस्टीट्यूट ने ये लिख के दे दिया सजेस्टेड में, तो अब आगे से मुझे कोई 2 अल्टरनेटिव देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इक्विटी का मतलब बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF, सिंपल सी कहानी है, खत्म। और अब आगे थे कहां पे बताइए, कन्वर्टिबल डिवेंचर का अप्रोक्सीमेशन मेथड से। आपको याद है ये नवंबर 2024 में भी ये कन्वर्टिबल डिवेंचर वाले आया था, और क्लास में कितने जबरदस्ती, कितना इस पे कंसंट्रेशन, कितना तरीके से, मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराया कि देखो नवंबर 24 में भी आया, एक बार स्टडी मैट में भी था पहले से। तो ये सारा चीज, तो होप वही क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गए। The 10% convertible debenture of 100 each will be converted in 6 year time into equity share of the company in the ratio 1:4। याद करो, वहां पे लिखा भी होगा। ये तरीका है गलत लिखने का, लेकिन ये क्लियर कर देता है कि हर एक डिवेंचर पे 4 मिलता है। कायदे से इसको 1:4 नहीं लिखना चाहिए था, तरीका से इसको 4:1 लिखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ब्रैकेट में इसने लिख के दे दिया है, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ 12% बैंक टर्म लोन इज एट पार। वैसे भी मार्केट वैल्यू, लोन का कभी मार्केट वैल्यू अलग से नहीं होता है, ओके। तो 4:1। तो अब मुझे बताइए हम क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। 6 ईयर बाद का कन्वर्टिबल बॉन्ड है ये, तो कन्वर्टिबल डिवेंचर में 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, रिडीमेबल वैल्यू नहीं मिलेगा, कन्वर्जन वैल्यू मिलेगा। तो कन्वर्जन वैल्यू निकालना है। कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे शेयर का प्राइस निकालो, शेयर का प्राइस 6 ईयर एंड का, और आपको क्या करना है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, यानी कि 4 शेयर मिलेगा आपको। तो शेयर का प्राइस कैसे निकालोगे, तो कह रहे कि शेयर का प्राइस 6% ग्रो करने वाला है, और आज के जो शेयर का प्राइस है ना, आज का जो शेयर प्राइस है मार्केट प्राइस से 55। तो आपको क्या करना है, ये जो 55 रुपीज का शेयर है इसको यहाँ पे ले जाइए। तो 55 मल्टीप्लाई बाय कितने से रेट से आएगा बताओ, 55 मल्टीप्लाई बाय 1 + 6% का ग्रोथ 6 ईयर के लिए। तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे दिया है आपको, ये देखो 55 का जो प्राइस है यहाँ बढ़ के 312.06 पे चला जाएगा। किसी को कैलकुलेशन देखना है कैसे होता है, कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन दिखाओ ना दिखाओ उसकी मार्क्स सही नहीं, स्टेप उनको बस ये चाहिए। अगर आपने पेपर पे ये निकाल के दे दिया तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे देंगे, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने ये कहाँ से निकाला, ये सारा स्टेप जंप कर दो। अरे पड़ोसी से चीटिंग कर लो और आंसर लिख लो, 90% चांस से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। है ही नहीं, कैलकुलेशन का मार्क्स ही नहीं है, कितने बार बोलूं मैं आपको। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर किसी को देखना है तो देख लो। ये आपका प्राइस जो है ना 6 ईयर बाय एंड का जो है ये आपका 72 आया हुआ है। कैसे निकाला, वही बात है, 6 ईयर के लिए हमने 6% ऐड करके यहाँ पहुंचा दिए, प्राइस आ गए। तो ये माइनस ये 6 साल का आपका रिटर्न
तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड आपका केडी इतना आ जाता है। और टर्म लोन का कॉस्ट कितना आता है, सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट को नेट ऑफ टैक्स कर देंगे। अब डब्ल्यूएसएससी निकालना है, अब दो चीज आ गए, दो चीज क्या आ गया कि केई जो है हमारे लिए 2 आ गया है, और निकालना क्या है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को वेट बना के आपको डब्ल्यूएसएससी निकालना है जी। तो मार्केट वैल्यू वेट कैसे निकालेंगे, ये देखो, इक्विटी का नंबर ऑफ शेयर हमें मालूम है, कैसे, नंबर ऑफ शेयर है। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी मिस्टेक किया, इसको इक्विटी शेयर का वैल्यू मान लिया, नहीं, नंबर ऑफ शेयर है 20 लाख, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाई प्राइस आज का, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 55 कितना आ रहा है 1100। तो ये देखो 1100 का हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे इक्विटी। डेट कितना है 108 का था, और नंबर ऑफ डिवेंचर जो है ना 1 है, तो 108 आ जाता है। टर्म लोन का रेट उतना ही बनेगा, टोटल वैल्यू बन जाता है 1233। तो हमारा वेट कितना बन गया 1100 डिवाइडेड बाई 1233, 108 डिवाइडेड बाई 1233, 1525 डिवाइडेड बाई 1233। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैंने दो लिया, मैंने दो क्या लिया भाई, हमने तो दो निकाला था ना, 13.5 या 18 में से कुछ भी दे सकता है इंस्टीट्यूट, तो हमने बोला भाई 13%, 13.5 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। अगर 13.5 हुआ तो ये आएगा, और 18 हुआ तो ये आएगा। यहाँ नीचे भी दो आंसर देना, डब्ल्यूएसएससी में या तो ये लेना है या तो ये लेना है। अब देखते हैं सजेस्टेड कौन आता है। अभी भी मुझे 80% चांस लग रहा है कि ये वाले रेट के बेसिस पे आएगा, ये आंसर आना चाहिए। और अगर ये आंसर इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में दिया और आपने अगर ये निकाला होगा, तो चांसेज है कि आपको ये दोनों मार्क्स निकलेगा हाथ से। 2 मार्क्स का ये है, 2 मार्क्स है नहीं, 3 मार्क्स का आई थिंक ये आपका 3 मार्क्स का है लास्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट आपका 1 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स यहाँ से 3 मार्क्स यहाँ जाएगा, गायब होगा आपके लिए, और आपका जो है 1 मार्क्स आपका यहाँ भी गायब होगा। तो देखते हैं, सजेस्टेड का इंतजार करते हैं क्या होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हमेशा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देके आना है जब कभी भी कंफ्यूजन हो। तो भाई ये कौन सी बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा है, चलो मार्क्स भी 3 ही है, 3 मार्क्स में बच्चे ही होना चाहिए, है ना। पूछा गया है कि आप मुझे बताइए, ये भी वर्किंग कैपिटल, कैश बजट भी वर्किंग कैपिटल, यहाँ भी वर्किंग कैपिटल। कह रही कि देखिए एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है आपका इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब याद करो, अगर किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट पे निकाला जाता है। अब क्वेश्चन में अगर कैश कॉस्ट नहीं दिया गया है तो फिर अगर कंफ्यूजन है, दो निकाल के दे दो, 10 सेकंड में तो दो निकल के आ जाएगा, क्यों दिमाग लगा रहे हो। ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, कुछ करना है क्या, सारा डेज में दिया हुआ है, इतना आसान क्या पूछा जाएगा बताओ। ठीक है 61, 3 मार्क्स में क्या पूछेगा, 61 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 और माइनस 60, ये आ गया आपका 96 डेज जो है ना आपका वर्किंग कैपिटल आ गए जी। ये देखो 96 डेज आपका क्या बनता है, 9 वर्किंग कैपिटल। अब कुछ लोग कहते हैं स्टेटमेंट दिखाएंगे, ये प्लस, कुछ नहीं दिखाना है उसको, 96 चाहिए, कुछ नहीं दिखाना है, बस 96 दे दिया आपको मार्क्स मिल गए, खत्म कहानी। अगला पार्ट देखिए, अब वो कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बता दो, और डेज 360 दिया हुआ है, 360 डिवाइडेड बाय 96, और अगर गलती से एग्जाम में 360 भूल गए और 365 यहाँ पे डाल दिए तो आपको मार्क्स मिलने वाला यहाँ पे 0, क्योंकि दिए हुए इन्फॉर्मेशन कभी यूज नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। 3.75। अब अगला पार्ट क्या बोला बताइए, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी। वैसे सजेस्टेड तो आपको कैश कॉस्ट ही निकाल के देगा जितना मुझे पता है, फिर भी मैं रिस्क क्यों लूं भाई, जब 30 सेकंड में काम बनने वाला है। मैंने बोला आप दो ऑल्टरनेटिव दे दो, एक कैश कॉस्ट पे निकाल लो। कैश कॉस्ट पे कैसे निकालोगे, टोटल कैश कॉस्ट इतना आ गया, तो हमारे पास 96 डेज का कितना आएगा, क्या जाएगा। और टोटल कॉस्ट पे अगर निकालना है तो बस ठीक है, पूरे 60 लाख पे क्या करो, 96 डेज का वैल्यू निकालिए 16 लाख। मेरे को पता है कि वैसे सजेस्टेड तो आपको ये वाले आंसर देंगे, फिर भी मैं अपने आप को सेव करने के लिए ये भी निकाल के देता हूँ कि मुझे 1 मार्क्स भी नहीं गवाना। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। वैसे आपको तो बात बन गए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना था, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये तो चॉइस में भी चले जाते तो हो जाते, या फिर आपको कंफ्यूजन था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चॉइस में चले जाते, एक चॉइस में जाते काम बन जाता। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पहले रिक्वायरमेंट पे पहुंच जाते हैं। पूछा गया है नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चन है? हाँ जी कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चन है। तो क्या करना है, रीड करना है कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे कि एक मैन्युफैक्चर्ड स्टील रॉड एंड इज नाउ कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू एल्यूमिनियम smelting and molding plant. This plant have the cost of 20 lakh to purchase and install the plant. यानी कि सिंपल सी कहानी है हमारे जो इट्स यूजफुल लाइफ 5 ईयर। बस हो गया। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, टाइमलाइन बना के क्वेश्चन पढ़ो ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। बोला गया है 20 लाख का आपने कॉस्ट लगा दिया एक प्लांट में। ओके अब कह रहा है रेजिडुअल वैल्यू इज 1 लाख। चलो ठीक है, यहां से आपको 1 लाख मिल जाएगा सैल्वेज वैल्यू। कहते प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्रॉम द न्यू प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख यूनिट पर ईयर। यानी कि हर साल 1 लाख यूनिट हम बेचेंगे
जिसका सेलिंग प्राइस इतना है और डायरेक्ट कॉस्ट इतना है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ना 50 रुपीज पर यूनिट का आ जाएगा। और हमने बेचा कितना है, यूनिट्स बताइए 1 लाख, तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख देखा जाए तो 50 लाख का कंट्रीब्यूशन आपको हर साल जनरेट होने वाला है। एक मैंने कैलकुलेशन करके रख लिया, आगे देख लेंगे। फिक्स कॉस्ट डिप्रिसिएशन के साथ 8 लाख है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे बगल में डिप्रिसिएशन भी निकाल लेता हूं। मुझे बताइए, अच्छा डिप्रिसिएशन का कुछ अभी मेथड नहीं दिया है, बाद में देखेंगे, आगे बढ़िए। परिणाम मार्केटिंग एंड promotion cost not included in above will be 1 lakh and 1,60,000 for year 1 and 2 respectively। ठीक है, जब CFAT निकालेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, वहां पे इन सब चीजों को कंसीडर कर लेंगे, सेल को, डिप्रेशन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि एडिशनली इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स एंड स्टॉक विल इंक्रीज इन ईयर 1 by 1,50,000 and ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी कि डेटर में और स्टॉक में, और आपको पता है डेटर में पैसे लगाना और स्टॉक में पैसे लगाना ये वर्किंग कैपिटल होता है। समझ में आ गया बात? तो ये कह रहे हैं कि 3,50,000 का एडिशनल वर्किंग कैपिटल आ रहा है ईयर 1 पे, इंक्रीज इन ईयर 1। तो हम कह सकते हैं मेरे को यहाँ पे 3.5 का एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अब इसमें दिक्कत क्या है, पहले का वर्किंग कैपिटल तो दिया ही नहीं, एडिशनल दे दिया, तो हमें ये अजम्पशन लेने पड़ेंगे कि ये जो 20 लाख का था विल हैव कॉस्ट दिस प्लांट, यानी कि सारा कुछ मिला के उसके अंदर 20 लाख का कॉस्ट होगा, सारा कुछ इसमें इंक्लूडिंग है, क्योंकि उन्होंने वर्किंग कैपिटल अलग से नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आप आज यहाँ पे 3.5 का तो ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा। और कह रहे वर्किंग कैपिटल नहीं हुआ, ये करेंट असेट्स हुआ। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ये बस एक नया एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल थे, डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर अलग अलग करके नहीं दिया था, सीधा वर्किंग कैपिटल बोला गया था। तो हम कह रहे क्रेडिटर विल ऑल्सो इंक्रीज, क्रेडिटर का बढ़ना, यानी कि करेंट असेट्स भी बढ़ रहा है और क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आपका नेट ऑफ वैल्यू है। तो यहाँ पे ये आपका 1 माइनस होके, यानी कि वर्किंग कैपिटल में 2.5 जाएगा। ये बस एक नयापन था आपके लिए इस पूरे जो आपका पेपर था। अब ये अगर एडजस्टमेंट कर लिए होंगे तो परफेक्ट, नहीं किए होंगे तो आपका ये पार्ट आपका फिर मिस्टेक हो जाएगा। ओके, thus the debtor, stock and creditor will be recouped at the end of the 5th year। यानी कि आपको पता है हमने इतना जो वर्किंग कैपिटल में एडिशनली लगाया है, तो ये हमें वापस भी आ जाएगा। कब आएगा? एंड में ही आएगा, 2.5 का ये आ जाएगा। और अब इसमें देखते हैं कि डिप्रेशन का क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% एंड इज पेड इन द ईयर इन विच प्रॉफिट आर मेड। ठीक है, यानी कि एडवांस में नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि जैसे पेमेंट अगर एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमने खर्चा एडवांस में कर दिया था, लेकिन टैक्स सेविंग जो होते हैं वो अपने साल में ही होता है। डिप्रेशन इज टैक्स डिडक्टिबल, द कंपनी विल फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन की कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखो, वर्किंग कैपिटल पे तो डिप्रेशन जाएगा नहीं, तो 20 में हमने खरीदा और 1 का सैलवेज आ रहे, तो 19 को मैं डिप्रेशिएट करूंगा। 19 को डिप्रेशिएट करूंगा 5 ईयर में, है ना। तो 19 का अगर मैं 5 ईयर में डिप्रेशिएट करूं तो देखो क्या होने वाला है, 19 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाता है हमारा 3.8 का। ध्यान से देखिए, 3.8 का जो डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम CFAT कैलकुलेशन करने में कंसीडर कर लेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने 5 ईयर में इतना डिप्रेशिएट करेंगे, तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आता है हमारा 19, है ना। तो 19 हमारा ये आ गए, डिप्रेशिएट हो गया और 1 लाख बचा है, तो WDV भी 1 बचा होगा, बेचेंगे भी 1 में, तो कैपिटल गेन हो गया 0, तो नो कैपिटल गेन, बस कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा। तो ठीक है, तो बस हो गया। अब आपको NPV निकालना है, PI निकालना है। तो अब बस हमें सिंपली से काम क्या करना है, CFAT निकालने के लिए ये जो आपका प्रॉफिट आ गए खर्चे माइनस करना है। तो बस ये देखो, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। कंट्रीब्यूशन जैसे हमने अभी 50 निकाला था, तो 50 लाख का कंट्रीब्यूशन तो हर साल का होगा। वैसे 5 कॉलम नहीं भी बनाते तो काम चल जाता, लेकिन 3 कॉलम तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो मार्केटिंग कॉस्ट था ना, वो अलग अलग दे दिया था। ये देखो ध्यान से, कह रहे कि 1 लाख और 1,60,000 ईयर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। कौन सी? मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट। तो मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट अगर ये लेंगे तो इसकी वजह से आपका कॉस्ट बदल रहा है। और फिक्स कॉस्ट जो है ओनली 4.2 ले रहे हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्योंकि आपको पता होगा हमारे आदत जो है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करके डेप्रिसिएशन ऐड करने का नहीं है, हम तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं।
ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। CFAT निकालने का दो तरीका है, हमने क्लास में जिस मेथड को प्रीफर किया है उस मेथड से हम पहुंचते हैं, क्योंकि इस मेथड में टाइम सेव हो जाता है हमारा। तो हमने डेप्रिसिएशन हटा के 4.2 बन गए। कैसे? 8 का हमारा कॉस्ट था, 3.8 का हमारा डेप्रिसिएशन है, 3.8 माइनस 8 माइनस 3.8, 4.2 का हमारा फिक्स कॉस्ट बन रहा है, 4.2 का। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आपको इसमें एनपीबी आएगा, क्योंकि 50 के कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 4.2 का कॉस्ट, सारा का सारा तो प्रॉफिट ही है। टैक्स हटा दिया, बेनामी इनकम, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि गलत टैक्स माइनस हुई है, इसे टैक्स सेविंग हमने एडजस्ट कर लिया, तो हमारा आ गया 32.5 का। हमने 18% का, अच्छा एक और भी चीज, ये तो CFAT हो गए। तो आपको पता होगा जब भी हम कभी एनपीवी निकालते हैं तो कैपिटल वेस्टिंग में 3 पार्ट, आज क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है, पीवीएफ आउटफ्लो। कैसे निकालेंगे, प्लांट में 20 लाख और जो वर्किंग कैपिटल में पैसे लगाया था यहाँ का 2.5, इसको भी तो पीवी में लाना है। और क्वेश्चन में कुछ बच्चे ने ये बोला मुझे कि सर ये तो अगले पेज में दिया था, देखा ही नहीं, और हमने कैलकुलेटर यूज करके आ गए, क्या होगा अब, क्या होगा कालिया तेरा, पता नहीं जी क्या होगा। अगर आपने पीवी फैक्टर ही यूज किया होगा तो बच गए होंगे, ठीक है, ये यूज किए होंगे, और नहीं डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.18 कर दिए होंगे, थोड़ा सा वैल्यू डिफर करेगा, हो सकता है गुस्से में आके आपको मार्क्स ना दे, वैसे फाइनल में तो मार्क्स नहीं देता। अब आप बच्चे हो, थोड़ा इंटरमीडिएट का हो तो शायद दे दे, अब देखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो इसीलिए तसल्ली से, जल्दी ना करो, पीवी फैक्टर दिया है तो पीवी फैक्टर यूज करो। इस केस में इतना आ गए, ठीक है। और आपका कैश फ्लो इनफ्लो आ गया, यहाँ पे हम पीवी फैक्टर लेके पहले पीवी निकाल देते, थोड़ा सा टाइम बच जाता है, इसलिए हमने इन दोनों का पीवीआर निकाल दिया। अब हमारे 5 ईयर एंड का भी निकालना था, तो 5 ईयर एंड में क्या क्या आया था, एक हमारा सैलवेज आए थे, एक हमारा 2.5 आया था, तो कितना हो गया बताइए, 3.5। ये रहा 3.5 को हमने पीवी में निकाल दिया, तो टोटल इनफ्लो इतना आ गए। और आउटफ्लो था हमारा कितना बताइए, आउटफ्लो था 22 पॉइंट। बताओ 22 का आउटफ्लो और 102 का इनफ्लो, कितना बड़ा एनपीबी आ रहा है, 82 लाख का, इसीलिए पीआई जा रहा है 4 टाइम्स का। बस ये क्वेश्चन हो गया। अगले पार्ट में एडवाइस पूछा था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और अगर अब अगला आ जाए, अगला क्वेश्चन है आपका अगेन रेशियो का, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, वैसे कुछ भी स्पेशल नहीं था, क्योंकि हमने बता रखा था अंधेरे में एक चिराग जल रहा होगा, ये पूरा अंधेरा है, अंधेरे में एक चिराग जल रही है यहाँ पे, वो क्या है बताइए, इक्विटी कैपिटल। तो अब आपको क्या करना है, इस चिराग की वजह से बाकी के दीप जलाने, कैसे जलेंगे, देखो इक्विटी किधर, इक्विटी किधर, ये रहा, ये भी इक्विटी है, ये भी इक्विटी, यानी कि ये दोनों रेशियो से लिंक होकर आपका कुछ कुछ डेटा आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, इसके रिलेशन में डेट है, तो आपका फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा, फिक्स एसेट्स भी आ जाएगा, टोटल डेट भी आ जाएगा। ये देखो हमने क्या करा, कहाँ गए, पहले हमने बैलेंस शीट बनाने को बोला है, तो बैलेंस शीट हमने रख लिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने वर्किंग किया। ओके, तो फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी का वैल्यू गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके फिक्स एसेट्स आ गए, टोटल डेट भी आ गए। अब जब दो वैल्यू आ गए, आपका दोनों वैल्यू आ गए ना, टोटल डेट भी आ गए, एसेट्स भी आ गए। अब वो जो टोटल एसेट फिक्स एसेट्स है, अब टोटल एसेट्स की बात कर रहा है, तो अब आप मुझे बताओ, लायबिलिटी साइड में दो ही चीज होगा, टोटल डेट और इक्विटी, तो इसको और इसको ऐड करूँ तो टोटल एसेट्स बन जाएगा। तो ये देखो हमने क्या करा, टोटल असेट्स निकाल लिया दोनों को ऐड करके, 3,30,000 आ गए। अब ये जो टोटल असेट्स है ना, उससे आप सीओजीएस निकाल लो या सेल निकाल लो, क्योंकि फिर इन्वेंट्री भी तो चाहिए होगा ना, तो आपकी मर्जी है, सीओजीएस से जाओ, क्योंकि इसमें सीओजीएस यूज होता है, तो आपको पता है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस भी यूज कर सकते हैं। बोलोगे आप सर हम क्यों यूज करें, हम तो सेल यूज करेंगे, तभी आपका आंसर वही आएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो हमने सीओजीएस से गए, हमारा इतना आ गया, तो उसके बेसिस पे फिर हम इन्वेंट्री निकाले, क्योंकि अगर आप सेल लेते तो इसी सेल के बेसिस पे फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से इन्वेंट्री निकालते, तो बात वही पहुंचता। इसको सेल मानोगे तो ये सेल हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर अभी भी वही आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बताइए, इन्वेंट्री भी आ गया, ठीक है, टोटल एसेट्स भी आ गया, करंट डेट का भी आपको रेशियो दे रखा था, करंट डेट टू टोटल डेट आ चुका था, करंट यानी कि एक डेटा निकल रहा है, दूसरा रेशियो दिए जा रहा है, पके पकाया खीर है, बस निकल जाओ, और कुछ करना नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इस पेपर को देख के जब नवंबर 2024 का पेपर देखते हैं तो लगता है वाओ कितने की डिफरेंस है लेवल में। इंस्टीट्यूट का वही है, कभी लेवल कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है, बट ठीक है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। आप सोचो कि हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे अच्छे पेपर आए, ताकि मजे मजे में बढ़िया मार्क्स लेके आ जाओ, ठीक है जी। और एक बार सीवी में अच्छा मार्क्स आ गए तो आगे जॉब वगैरह में तो बढ़िया मार्क्स आपको प्रेफरेंस मिल ही जाता है। उस टाइम उनको थोड़ा नहीं याद होता है कि आपके एग्जाम में अच्छे पेपर आए थे या थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आए थे, ठीक है, वो चीज़ है। तो आपका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो जाता है,
इसी के साथ जो हमारा पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाते हैं। बाकी जो थियरी भी है, अब जो किसी ने, जिस बच्चे ने थियरी, अच्छा सॉरी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे ना जी। जिसको थियरी नहीं सॉल्व करना था, जिसको थियरी नहीं सॉल्व करना था, उनको तो ये सारे सॉल्व करने होते, ठीक है। तो थियरी का आप जो है, थियरी भी कुछ ज़्यादा जो है इसमें डिफिकल्टीज नहीं था। तो और बाकी जो है आपका सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी बनता है एसएम का। एसएम पे हम तो अभी डिस्कशन कर नहीं रहे, हम तो एफएम पे कर रहे हैं। तो यही था आपका सजेस्टेड। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आप चेक कर लेना और इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने एमसीक्यू जो है आपने करेक्ट किया था, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट अच्छा हो। टेक केयर, बाय बाय।